हेलो स्टूडेंट्स, आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सबसे पहला टॉपिक आता है आपका सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? कोई नंबर्स जिनको अरेंज कर दिया जाए किसी डेफिनेट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू सम रूल। ठीक है ना, मतलब एक ऑर्डर, दो चीज़ आ गई, एक आ गया ऑर्डर और एक आ गया रूल। दो चीज़ मैंने बोली। कुछ नंबर्स को किसी ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, किसी रूल के अंतर्गत कर दिया जाए। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, और किसी रूल के अकॉर्डिंग कर दिया जाए। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक रूल बना दिया कि आपको नंबर लिखने हैं इस तरीके से कि उस टी एन इक्वल टू, जैसे टी एन से नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो। कोई नंबर हमको एक सीक्वेंस बनानी है, आपको नंबर इस तरीके से लिखने हैं कि वाई इक्वल टू क्या हो जाए, एन स्क्वायर प्लस 2। ये रूल बना दिया। ठीक है, मैंने ये रूल बना दिया। और एन क्या है? एन बिलोंग्स टू आई प्लस, यानी कि एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। या फिर ऐसे लिख लो, एन इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, मैंने रूल बना दिया। अब आपको क्या बनानी है? सीक्वेंस बनानी है इसकी। ठीक है, मैंने कह दिया मेक ए सीक्वेंस, ऐसे क्वेश्चन मान लो लिख दिया। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेक ए सीक्वेंस फॉर y इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2 वेयर n इज़ सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n इज़ सम पॉजिटिव इंटीजर है आपका। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे इसकी सीक्वेंस? देखो, अब सम पॉजिटिव इंटीजर है n, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 चलती जाएगी ऐसे आगे तक। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए? y की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो क्या आएगी? 1 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू पहले क्या, सीक्वेंस हमारी क्या बन जाएगी? तो हमारी सीक्वेंस क्या बन जाएगी? इसी को सीक्वेंस कहते हैं। y की जो अलग अलग वैल्यू आएंगी, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, उनको रखते जाएंगे बस हम, है ना। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी हमारी? अच्छा, अब दो तरीके से इन वैल्यू को रख सकते हैं। जैसे 1 के लिए y की वैल्यू क्या आएगी? 1 के लिए y की वैल्यू 1 प्लस 2 3 आ जाएगी। 2 के लिए क्या आ जाएगी? 2 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 यानी कि 6 आ जाएगी। 3 के लिए क्या आ जाएगी? 3 स्क्वायर प्लस 2 3 3 या 9 प्लस 2 यानी कि 11 आ जाएगी। ठीक है, 4 के लिए ऐसी कुछ आ जाएगी। अब ये 3 6 4 के लिए आ जाएगी, 4 से 16 प्लस 2 18 आ जाएगी। ठीक है, तो 3 6 11 18। अब मैं इनको लिखने को तो चाहे ऐसे भी लिख सकता हूँ। 6 को लिख लिया पहले मैंने, और फिर 18 को लिख दिया कॉमा लगा के। ठीक है, फिर 3 को लिख दिया और फिर 11 को लिख दिया, मतलब उल्टा सीधा लिख दिया। इसको सीक्वेंस नहीं कहेंगे ये हमारी। और फिर ऐसे कॉमा कर दिया, इसको सीक्वेंस नहीं कहेंगे। क्यों? हमने क्या कर दिया, नंबर को आगे पीछे करके लिख दिया। एक ऑर्डर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? एक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, रूल से तो हमने, रूल तो है इनमें, एक रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, रूल क्या है? यही वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये इक्वल। अब होता क्या है, ये वाई की जगह हम क्या लिख देते हैं? टी एन लिख देते हैं अक्सर। क्या लिख देते हैं? टी एन। टी एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2। टी एन का मतलब होता है nth टर्म। एन वी टर्म कौन सी होगी? कौन सी? एन वी टर्म कौन सी होगी? nth टर्म। ठीक है, मतलब ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी, तो चौथी। तो इस तरीके से nth टर्म निकालने के लिए, अब देखो पहले तो मैं सीक्वेंस सही बना दिया, फिर समझाता हूँ आपको क्या मतलब होता है टी एन का। तो अब ये हमारी सीक्वेंस नहीं रही, ये हमारी सीक्वेंस नहीं रही, क्योंकि हमने उल्टा सीधा लिख लिया। तो एक ऑर्डर में लिखना है, या तो बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। तो इसमें हम बड़े से छोटा तो लिख नहीं सकते, देखो, क्योंकि बड़ा तो कितना ही बड़ा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, छोटे से बड़ा लिख सकते हैं। तो हम सीक्वेंस कैसे बनाएंगे? सीक्वेंस हमारी बन जाएगी, ये इस निशान का मतलब होता है इज़ इक्विवेलेंट टू। इज़ इक्विवेलेंट टू, अगर ये 3 इस तरीके से लगे आ जाएँ तो इसका मतलब होता है इज़ इक्विवेलेंट टू। ठीक है ना, तो सीक्वेंस हमारी क्या बन जाएगी? सीक्वेंस हमारी बन जाएगी 3, उसके बाद 6 छोटे से बड़ा। ठीक है, 11, फिर 18 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारी अब क्या सीक्वेंस बन गई। ठीक है, अब जो हमारा रूल होता है उसको हम लिखते हैं टी एन इक्वल टू एन। टी एन का नाम दे देते हैं। टी एन का मतलब होता है nth टर्म। एन वी टर्म कौन सी है? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये सीक्वेंस बन गई तो मुझे पहली टर्म निकालनी है, तो मैं लिखूंगा पहली टर्म, टर्म 1। कौन सी टर्म? पहली टर्म। तो पहली टर्म कितनी आ जाएगी? 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आ गई। T2 मतलब दूसरी टर्म कौन सी होगी? यानी मैं ये निकाल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने सीक्वेंस बनाई नहीं है, मान लो अगर मैं टर्म निकाल रहा हूँ, जैसे मैंने ये निकाली थी ना रफ में, यहाँ पे इनको ऐसे नहीं निकाला जाता, इसे T1 T2 लिख के निकाला जाता है।
तो T2 लिख लिया मैंने, दूसरी टर्म निकालनी है। दूसरी टर्म कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूले में n की जगह 2 रख दूंगा, क्योंकि मैंने n की जगह यहाँ पे भी 2 रख दिया, ठीक है। तो ये फायदा होता है इसका, 2 स्क्वायर प्लस 2, जो आप n यहाँ रखेंगे वही n यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो आपकी वो टर्म निकल के आ जाएगी। तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। इस तरीके से T3 आप निकाल लेंगे, जो कि हमारी क्या निकल के आई थी, 11 निकल के आई थी। इसी तरीके से T4 निकाल लेंगे, जो कि T3 हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 2 ये आ जाएगी, और 4 स्क्वायर प्लस 2 ये हमारी 16 निकल के आई थी। तो ये होती है हमारी nth टर्म, ठीक है। तो इसको हम सीक्वेंस कहा जाता है। अच्छा, ये तो हमारी हो गई सीक्वेंस की बात। तो सीक्वेंस में कुछ भी रूल हो सकता है, जैसे जरूरी नहीं है यही रूल हो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया था n स्क्वायर प्लस 2, Tn इक्वल टू क्या हो सकता है, n क्यूब 3n क्यूब प्लस n हो सकता है। कुछ भी मन से बना लो, है ना, कोई भी एक रूल हो सकता है। 3n स्क्वायर माइनस 6n, इस टाइप का भी रूल हो सकता है, ठीक है। n फिर n आपको बताएगा वो कि n क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे Tn में कुछ भी रूल बन सकता है, ठीक है ना। 4n की पावर 5 माइनस 6n स्क्वायर, ये भी आपका एक सीक्वेंस। तो एक किसी भी रूल के हिसाब से जब हम कोई चीज़ रखते जाएंगे ना, उसमें अब इसमें कैसे निकालेंगे, बस T1 रखा तो 4 इंटू 1 की पावर 5 माइनस 6 इंटू, अच्छा बताएगा आपको। तो n क्या है, यहाँ पे भी मान लो पॉजिटिव इंटीजर है, तो कैसे T1 रखा, तो पॉजिटिव इंटीजर में सबसे छोटा कौन सा होता है, 1 रखा हमने, 4 इंटू 1 की पावर 5 प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। तो पहली टर्म मेरी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। फिर इसमें T2 रख देंगे, तो T2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 की पावर 5 और माइनस 6 इंटू 2 की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 32, बहुत बड़ा हो जाएगा ये, 4 इंटू 32 और माइनस 6 इंटू 4, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 32 माइनस 6 ये हो जाएगा हमारा 32 में से 6 गया, 30 में से 2 गए, 30 में से 4 और चले गए, 26 बचा, ठीक है। 26 हाँ 6 12 हाँ सही है, 4 6 24, 2 कैरी 4 2 8 9 104 बचेगा। तो अगली टर्म क्या आ जाएगी मेरी 104, तो -2 104 आ गई। और तीसरी टर्म ऐसे ही आप निकाल लेंगे इसमें T3 डाल के। तो कुल मिला के सीक्वेंस क्या कहते हैं, जो किसी रूल को फॉलो करती हो, और उसमें फिर हम ये Tn इस तरीके से रूल को लिखा जाता है, Tn करके, उसमें हम T1 n की जगह 1 2 3 रख के सीक्वेंस की टर्म निकाल लेते हैं कि पहली टर्म क्या होगी, दूसरी टर्म क्या होगी, तीसरी टर्म। तो सीक्वेंस के लिए क्या जरूरी है, एक ऑर्डर और एक रूल। तो इसी को हम डेफिनेशन में चाहो तो लिख सकते हैं, आप लिखना चाहो तो हो सकता है कभी पूछ ले ये सीक्वेंस क्या होती है, क्या लिख देंगे, सम नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर, किसी डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है, किसी फिक्स ऑर्डर। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स, ठीक है ना। सम अरेंज नंबर्स, अगले पेज पे लिख देता हूँ। ये डेफिनेशन आपकी सीक्वेंस की, क्या, सम नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर, कुछ नंबर्स इनको किसी डेफिनेट ऑरेंज में अरेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। अरेंज मतलब लगा दिया जाता है डेफिनेट ऑर्डर में, किसी नंबर को, जब कुछ नंबर को लगा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल, और कुछ रूल के अकॉर्डिंग लगा दिया जाता है, ठीक है। आर सेट टू फॉर्म ए सीक्वेंस, तो उनको कहा जाता है कि ये नंबर्स हमारी क्या बना रहे हैं, एक सीक्वेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई। आप जरूरी नहीं है बिल्कुल यही कॉपी करके लिखें, आप कुछ और भी अपनी तरफ से डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे कि बस रूल और ऑर्डर आना चाहिए उस डेफिनेशन में। क्या ऐसे लिख सकते हैं, सम नंबर्स हैविंग सम डेफिनेट ऑर्डर एंड सम डेफिनेट एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल आर सेट टू बी सीक्वेंस। मतलब डेफिनेशन बहुत सारी बन सकती है, लेकिन ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेफिनेट ऑर्डर और एक डेफिनेट रूल, ये दो शब्द जरूर आने चाहिए, ठीक है, ठीक है। और सम नंबर्स, कुछ नंबर्स को अरेंज करेंगे, ये तो है ही आपको, ठीक है। तो ये आपकी मेन चीज़ इंपॉर्टेंट, दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है में, इससे डेफिनेट ऑर्डर और डेफिनेट रूल, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिनको हम शॉर्ट में AP भी कहते हैं और बड़े में क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है, वो इस टाइप की सीक्वेंस होती है अरिथमेटिक स्पेशल। इसमें क्या होता है मैं बता रहा हूँ, इसमें मतलब ये कि पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये भी एक सीक्वेंस होती है, AP क्या होती है, ये भी एक सीक्वेंस ही होती है, ठीक है ना। लेकिन एक सीक्वेंस का स्पेशल केस होता है, मतलब एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है जिसका क्या होता है, जिनके दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर रहता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये सीक्वेंस ली थी, देखो आप, फॉर एग्जांपल हमने ये सीक्वेंस ली थी 6 8 सॉरी ये तो गलत हो गई थी ना, ये हमने बताया था आपको आगे पीछे, ये वाली सीक्वेंस 3 6 11 18। अब इनके बीच के टर्म का डिफरेंस देखो आप, 6 में से दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटा दो, डिफरेंस मतलब अंतर कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा घटा के। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, है ना, 3 आएगा। 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 18 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो अंतर क्या आ रहा है, 3 5 7,
आ रहा है नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। तो क्या अंतर बराबर है? नहीं है भाई, ये 3 है यहाँ पे, यहाँ इन दोनों टर्म के बीच में 11 और 6 के बीच में जो है 5 का अंतर है, तो ये फिर ज़्यादा हो गया अंतर। तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस तो ये है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी इनमें जो मैंने रूल बनाए थे, ये इस टाइप के ये रूल बनाए थे, इनको भी आप लगा के चेक करोगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आएगी। सीक्वेंस तो आ जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आएगी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ, देखो Tn इक्वल टू क्या लिख लो आप, 2n + 3, ठीक है। अब इससे आप एक सीक्वेंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो Tn और जहाँ पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो आप बनाते हैं सीक्वेंस, तो सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हमने 2 1 रखी तो 2 + 3 5 हो गया, n की वैल्यू 2 रखी, 2 2 4 + 3 7 हो गया, n की वैल्यू 3 रखी, 3 2 6 + 3 9 हो गया, n की वैल्यू हमने क्या रखी 4 4 2 8 और 3 9 10 11 हो गया। ऐसे चलते जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए, 7 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है 2, 9 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या है 2, 11 9 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या है 2, ठीक है। तो ये हमारी सीक्वेंस तो है ही, साथ में क्या है AP भी है। AP क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होती है। स्पेशल टाइप एक सीक्वेंस का ही एक पार्ट होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल सीक्वेंस होती है हमारी, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे क्या समझ सकते हैं कि एक सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस में भी एक टाइप की सीक्वेंस AP होती है, ठीक है। आगे जाके और भी बहुत सारी सीक्वेंस आएंगी, शायद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं, वो आगे आती है जब अगले शायद 11 GP आती है, फिर आगे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये 11 12 में आप पढ़ेंगे ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और वॉलीबॉल बहुत टाइप की सीक्वेंसेस आती हैं, ठीक है ना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका स्पेशल केस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। तो इस टाइप की प्रोग्रेशन, इस टाइप की सीक्वेंस जिसमें उनके टर्म का डिफरेंस क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये डिफरेंस जो होता है 2 2 2, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको आप याद रखना, इसको हम कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको हम, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और इसको हम छोटे स्मॉल d से भी दर्शाते हैं, किससे, स्मॉल d से, ठीक है। और d हमारा छोटा स्मॉल d से भी हम इसको दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो होता है, जो कि हमेशा बराबर रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत आसान होता है अगली टर्म पता लगाना। अब जैसे मैंने ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको लिखाई 5 7 9 11, अब मुझे पता है ये AP है, क्यों, सबके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो अगली टर्म क्या होगी, 11 में 2 जोड़ दो। तो 11 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो कितनी आ जाएगी अगली टर्म, 12 13। उससे अगली टर्म कितनी आ जाएगी, 13 में 2 जोड़ दो 15 आ जाएगी, 15 में फिर 2 जोड़ दो, अगली क्या आ जाएगी 16 17 आ जाएगी, ठीक है। तो 2 2 2 2 करके जोड़ते जाएंगे, अगली टर्म हमारी निकलती जाएगी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करना होता है, बस जो कॉमन डिफरेंस है उसको आगे आप जोड़ते जाएं, तो आपकी अगली टर्म आती जाएगी। तो देखो एक सवाल कर लेते हैं, देखो सवाल देखिए, शो डेट द प्रोग्रेशन, ये दिखाइए कि ये प्रोग्रेशन का मतलब वही सीक्वेंस, ठीक है। तो ये जो प्रोग्रेशन या हमारी जो सीक्वेंस है, इसका क्या है, इज एन AP, ये दिखाना है कि ये हमारी जो सीक्वेंस है क्या है, हमारी AP है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, और जब ये प्रूफ हो जाए कि ये AP है, फिर सवाल का दूसरा पार्ट, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, इसकी पहली टर्म पता लगाएं, ठीक है। और फिर तीसरा पार्ट सवाल का, एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस पता लगाएं, ठीक है। तो पहले तो प्रूफ कर लेते हैं कि हमारी AP है। तो किसी भी सीक्वेंस को प्रूफ करने के लिए कि वो AP है, हम ये प्रूफ कर देंगे जो टर्म हमको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, वो क्या, कि उनके बीच का जो डिफरेंस है, दूसरी टर्म में से पहली घटाएंगे, दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटाएंगे, फिर इस टर्म में से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से, तो जो आएगा डिफरेंस वो क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कैसे प्रूफ करेंगे, लिख देंगे सीधा, वी हैव, क्या हो जाएगा 6 - 11, 6 में से 11 कितना जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 11 जाएगा ना, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस नहीं करेंगे कि बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, हमेशा AP में जब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को घटा देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 6 - 11, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 1 में से 6 घटा देंगे, 1 - 6 क्या हो जाएगा -5, ये भी -5 के बराबर आ गया। -4 में से -1 घटा देंगे, -4 में से -1 घटाया तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब दोनों माइनस के हो गए, ये भी -5 आ गया।
और -9 में से -4 घटा देंगे। तो -9 में से मैंने क्या घटाया, -4 घटा दिया। ये कितना हो गया, -9 + 4 यानी कि -5 आ गया ये भी, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर 6 में से -11 घटाया, वो बराबर आ गया 1 - 6 के, वो बराबर आ गया -4 - 1 के, और वो बराबर आ गया -9 - 4 के, और ये सब किसके बराबर आ गए, -5 के, ठीक है। और ये -5 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे 10 कॉमन डिफरेंस, कॉमन लिख देना यार, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा, -5 आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस -5 आ गया, देयरफॉर इट इज़ एन AP, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, ठीक है। ये तो हमने सिद्ध कर दिया। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म और निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो पहली टर्म हमको दिख रही है फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो -5 निकल के आया वही, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। बस ये छोटा सा सवाल है और कुछ नहीं इसमें। अगला सवाल देखिए, यही पहले वाले सवाल की तरह है। CBSE 2014 में ये वाला सवाल आया, CBSE 2012 में ये वाला आया, ठीक है। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशंस इज एन AP, ये दिखाइए कि ये प्रोग्रेशन दी हुई है, ये AP हैं, ठीक है। मतलब ये सीक्वेंस दी हुई है, ये AP है हमारी, ठीक है। ये दिखाना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच, इनका कॉमन डिफरेंस पता लगाइए और अगली टर्म पता लगाइए, ठीक है। तो AP को दिखाने के लिए हम क्या पता लगा लेंगे, जब हम AP किसी को दिखाते हैं तो कॉमन डिफरेंस ही सबसे पहले पता लगाते हैं, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस आ जाता है तो AP हो जाती है, ठीक है। तो पहले तो ये वाला सवाल अपने आप हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस वाला, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले वाले सवाल की तरह करेंगे। पहले वाला सवाल को करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। √7 है, ठीक है। तो इस प्रोग्रेशन को हम दोबारा से लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, या तो ऐसे लिख लो, सीक्वेंस हमारी क्या दी हुई है, सीक्वेंस हमारी दी हुई है √7 √28 √63 ... ठीक है। इसको मैं दोबारा से कैसे लिख लूँगा, ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, √7, इसको मैं लिख लूँगा 7 × 4 और 7 9 × 63, 7 × 9, ठीक है। ये हमारी कितनी हो जाएगी, √7, 4 का स्क्वायर रूट बाहर 2 आ जाएगा, 2 √7, 9 का स्क्वायर रूट बाहर 3 आ जाएगा, 3 √7 ... ठीक है। ये हमारी सीक्वेंस बदल के मैंने ऐसे लिख ली, ठीक है। अब 2 √7 में से दूसरी वाली टर्म में से पहली घटा देंगे, तो 2 √7 - √7 = √7, ठीक है। और 3 √7 में से घटा देंगे ये दूसरी वाली टर्म 2 √7, इसको चाहो तो लिख देना यहाँ पे 9, ठीक है। ये हमारी क्या, ये भी √7 आ गई। तो कॉमन डिफरेंस दोनों में बराबर आ गया। दूसरी और पहली टर्म में से घटाया और तीसरी को दूसरी में से घटाया, दोनों में क्या है, √7 आ रहा है। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर 3 √7 - 2 √7 = ये = √7, ठीक है। तो देयरफॉर 3 √7 - 2 √7 = क्या है हमारा, 2 √7 - √7 = √7 कांस्टेंट। ये भी हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। इसको लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस = √7, हैंस इसलिए क्या है, ये एक AP है, इट इज़ एन AP, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकल गया, ठीक है। इसको ऐसे डब्बे में बंद कर देना, एक तो ये निकल गया, और हैंस इट इज़ एन AP, ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब तीसरा पार्ट क्या है इसका, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच, और अगली टर्म और पता लगानी है। तो अगली टर्म पता लगाने के लिए क्या करेंगे, ये तीसरी टर्म आई है 3 √7 में, इसमें जोड़ देंगे क्या, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो जोड़ देंगे। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, नेक्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो हमारी 6 रूट क्या था, 3 √7 में क्या जोड़ देंगे, 3 √7 में √7 और जोड़ देंगे। तो 3 √7 में हमने क्या जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया 4 √7। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखो हमारी जो सीक्वेंस दी हुई थी उसमें ये सब अंदर थे, स्क्वायर रूट के अंदर थे सब, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 4 को भी अंदर ले जाएंगे स्क्वायर रूट के, ठीक है। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, ठीक है।
तो 4 को अंदर ले जाएंगे तो 7, और जब 4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो इस चीज़ को याद रखो, कोई भी चीज़ जब स्क्वायर रूट के अंदर जाती है और बाहर हो, जैसे कि 2√3 लिखा हुआ है, अब मैं इस 2 को अंदर ले जाऊँगा तो अंदर जाने में उस चीज़ का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। जिस तरीके से स्क्वायर रूट से जब कोई चीज़ बाहर आती है तो स्क्वायर उसका हट जाता है, इसी तरीके से जब वो दोबारा अंदर जाती है उसका जब उल्टा होता है तो क्या होता है, स्क्वायर दोबारा लग जाता है। तो 2 का स्क्वायर, अब ये 2 स्क्वायर जब बाहर आएगा तो 2 इससे स्क्वायर हट जाएगा और अंदर 3 ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब ये 2 अंदर जाएगा तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इसी को याद रखना है। ठीक है, तो ये 7, ये 4 4 या 16 और 16 × 7 होता है 112। ठीक है, तो 112 आपका ये हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, √112, ये आपकी नेक्स्ट टर्म आ गई। ठीक है, ये तीसरा आंसर ये आ गया, 3 आंसर इसके आ गए। इसी तरीके से ये अगला सवाल हो जाएगा आपका। ठीक है, √18, अब देखो इसको सॉल्व कर लेना, यहीं पे क्या हो जाएगा, देखो √18 ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 3 या 18 होता है, या फिर 9 2 या 18 कर लो। ठीक है, 6 3 या 18 मत करो, 9 2 या 18 कर लो, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये 5 10 या 50 होता है, लेकिन 5 10 या 50 मत करो। ठीक है, देखो करना पड़ेंगे आपको, उसके फैक्टर करने के। √18 √50 क्या है, √18 √50 और √98 ये हमारी है। ठीक है ना, देखो इस 18 के फैक्टर कर लेना, चाहे तो ऐसे कर लेना, अगर ऐसे डायरेक्ट मन में नहीं आ रहे हैं तो इस तरीके से करके देख देना। 2 9 या 18, 3 3 या 9, 3 1 या 3। अब क्या होगा, 3 और 3 2 हो गए। जब ये सब पूरा स्क्वायर रूट में होगा, क्या 2 × 3 × 3, भाई √18 को मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, √18 को की तो फैक्टर करे मैंने, ये 2 3 3, तो √18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3। अब इस 2 3 या 6 3 या 18 देख लो करके, चाहो तो आ रहा है। ये 3 दोनों 3 और 3 को मिला के क्या कर लिया, 3 और 3 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर बन जाएंगे, और जो स्क्वायर होता है उसको बाहर निकाल लिया तो अंदर बाहर क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। ऐसे ही √50 के आप कर लेना, तो मैं तो यहीं कर लेता हूँ, क्या हो जाएंगे 50 का हो जाएगा, देखो 5 × 10 हो जाएगा, और 10 होता है मेरा 5 × 2, तो ये 5 स्क्वायर × 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 स्क्वायर × 2, तो 5 स्क्वायर × 2 तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 रह जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3√2, और ये तीसरा वाला मेरा हो जाएगा 14 7 या 98 होता है। क्या होता है, 98 हमारा होता है, 14 × 7 होता है। ठीक है, तो ये 2 × 7 × 7, तो 7 का स्क्वायर बन गया, तो 7 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो 7√2। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके ये 3 आ जाएंगे। अब इसको फिर से वही, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 5 - 3 2√2। देखो मैंने आपको बताया था ना, जब भी √2 सब में लिखा हो तो √2 को हम क्या करते हैं, एक्स की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे एक्स लिखा हो, मान लो ये सब क्या लिखे हुए हैं, 3x 5x 7x लिखे हैं। अब आप 5x में से 3x घटा दे तब भी तो 2x आता, और 7x में से 5x घटा दे तब भी 2x आता। अब x की जगह क्या लिखना है, √2 लिखना है बस। ठीक है, तो मतलब 2√2 और 2√2। ठीक है, तो जब भी √2 इस तरीके से लिखे होते हैं उनको x की तरह मान लिया कर, x की तरह ट्रीट करते हैं हम। ठीक है, तो 5√2 और 3√2 5 में से 3√2 गए तो 5 में से 3 चले जाएंगे 2, बाकी √2 को ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। इसी तरीके से 7 में से 5 2 गए और √2 को ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस इसमें, जो इसमें हमारे आया था √7, इसमें आ जाएगा 2√2। क्या आ जाएगा, 2√2 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। हैंस इट इज़ एन AP, ऐसे ही लिख देंगे, लैंग्वेज यही आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, क्या ये जोड़ देंगे 2√2, तो नेक्स्ट टर्म मेरी क्या निकल जाएगी, इसमें 7√2 प्लस 2√2 जोड़ देंगे, 7 और 2 मिलके 9 हो जाएंगे, तो 9√2 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, ये 9 को अंदर ले जाएंगे, तो 9 को अंदर ले जाने के क्या करना पड़ेगा, 2 × 9² हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 × 9 9 या 81 होता है, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 या 2 2 8 या 16, √162 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म वाला ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये भी CBSE 2014 में आ चुका है। क्या, फाइंड A and B सच दैट द नंबर्स A 9 B 25 फॉर्म एन AP। आपको A और B इस तरीके से पता लगाना है कि ये नंबर क्या बना रहे हैं हमारे, ये एक AP बना रहे हैं। फॉर्म का मतलब होता है बनाना, क्या होता है, बनाना। ठीक है, ये फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है, एक होता है फ्रॉम। ठीक है, ये फॉर्म है, फॉर्म मतलब बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, हमारी सीक्वेंस क्या दी है, पहले तो सीक्वेंस लिख लेंगे। सीक्वेंस क्या है, ख़त्म हो रही है, मतलब 20 यहीं तक 4 नंबरों की सीक्वेंस है बस। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं है ये। एक तो सीक्वेंस ऐसी होती है चलती जाती है, उसको कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये क्या है, इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है। क्या है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, फाइनाइट है। एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट जो चलती जाती है। ठीक है, जो हमने अभी पहले देखी थी, जिसमें इन्फिनिटी कोई नंबर एंड ही नहीं है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये हमारी सीक्वेंस हो गई। अब इसमें से ये घटा देंगे, और क्योंकि ये AP है बोल रखा है हमको। ठीक है,
क्या लिखा है, फॉर्म एन AP, हमको इस तरीके पता लगाना है कि ये नंबर AP में है, तो देखिए क्या लिख देंगे। अब सीक्वेंस की जगह चाहो तो आप AP भी लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये पहले सीधे लिखा है AP है, ठीक है। AP क्या है हमारी, ये है, ठीक है। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आ जाएगा क्या, 9 - A, और वो किसके बराबर होगा, B - 9 के बराबर होगा। देखो कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आ जाएगा 9 - 9, दूसरी में से पहली टर्म घटाई, और ये किसके बराबर होगा, B - 9, और वो किसके बराबर होगा, 25 - B। समझ में आ रही बात, ये आ गई। तो इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन आ गई क्या, 9 - A = B - 9 = 25 - B, ये हमारी आ गई। अब इसको सॉल्व करके आपको A और B की वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा आसान है। तो जब हमको A और B मतलब दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। 2 इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, एक बार कर दें, एक बार इसको इसके बराबर रख दें, एक बार इसको इसके बराबर रख दें, तो हमारी 2 इक्वेशन क्या आ जाएंगी, 9 - A = B - 9, एक तो ये आ गई, एंड B - 9 किसके हमने बराबर रख दी, 25 - B के बराबर रख दी, ठीक है। यहाँ से आपकी B की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या निकल जाएगी, देखो इस B को उधर ले गए तो ये 2B हो गया, और 25 को उधर ले गए, 9 को उधर ले गए, तो ये हमारा हो जाएगा 34, ठीक है। तो B हमारा क्या निकल जाएगा, 17 निकल जाएगा, 72 या 34 होता है, ठीक है। यहाँ से B निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेना, इसको 1 मान लेना, ठीक है। फिर इस B की वैल्यू को इसमें रख देंगे, ठीक है। इस B की 1 को वैल्यू को पहले इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, सही से, ठीक है। मतलब ये रफ तरीके से रफ में कर रहा हूँ, ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल हैं। तो ये इस 1 को वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो 9 - A = B की वैल्यू क्या है, 17 - 9 आ गई। कहाँ से ली हमने वैल्यू, फ्रॉम 1 ले ली, ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी, A की वैल्यू आपकी क्या निकल जाएगी, 9 + 9 और -17 = A आ जाएगा, यानी कि A मेरा आ जाएगा 18 - 17, यानी कि 1 आ जाएगा। A की वैल्यू 1 आ जाएगी, B की वैल्यू 17 आ जाएगी, यही हमारे आंसर। लास्ट में लिख देना एक साथ, ठीक है ना, यही मत कर देना, आगे लिख देना हैंस A = 1 और B = 17, ये हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनमें कैसे नहीं करना है, बस इस टाइप से करने हैं सॉल्व, ठीक है। CBSE में आ चुके हैं लेकिन सवाल, तो आपको समझ में आने चाहिए कैसे करना है। अब पढ़ लेते हैं अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होती है। अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होती है, जब हमें कोई AP होती है उसके टर्म को जोड़ देते हैं तो हमारी, ठीक है, तो उसको जो हमारी सीरीज़ निकल के आती है उसको क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीरीज़ कहते हैं। नहीं समझ में आया तो देखो, ये देखो, जैसे हमारी ये इस अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या आई थी, अरिथमेटिक AP क्या आई थी हमारी, 5 7 9 11 ये आई थी ना। तो हमारी AP मान लो ये दे रखी है क्या, 5 7 9 11 चलती जा रही है आगे, ठीक है। अब हमारी अरिथमेटिक सीरीज़ मुझे निकालनी है, अरिथमेटिक सीरीज़। तो अरिथमेटिक सीरीज़ क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक सीरीज़ ये क्या हो जाएगी, 5 + 7 + 9 + 11, बस इनको जोड़ दिया, बीच में कॉमा की जगह प्लस लगा दिया, प्लस ... ठीक है। इनको ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि आगे चलती जा रही हैं, ... मतलब चलती जाएंगी इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो जाएगी हमारी अरिथमेटिक सीरीज़ लिख देंगे, ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज़ लिख देंगे। प्रोग्रेशन की जगह सीरीज़ लिख देते हैं बस, क्यों, बीच में प्लस का साइन लग गया कॉमा की जगह, ठीक है। और इनको जोड़ते नहीं है कि आप इनको जोड़ के लिख दें 5 7, जोड़ तो आप पाएंगे नहीं, क्योंकि यो सब कुछ वैसे ही नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी आगे चल रही है, कब तक चलती जाएगी, ये तो कोई उसका तो कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से AP चलती जाएगी, अगली टर्म आएगी, फिर अगली टर्म, फिर अगली टर्म, फिर अगली टर्म, तो कब तक जोड़ेंगे, जोड़ ही नहीं पाएंगे। तो इनको ऐसे ही लिख देते हैं बस, 5 + 7 + 9 + 11, बीच में बस कॉमा की जगह क्या लगा देते हैं, प्लस। तो ये हमारी अरिथमेटिक सीरीज़ बन जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं फॉर्मूला AP की कोई nth टर्म निकालने का। मान लो मुझे कोई अरिथमेटिक AP दी हुई है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, उसकी nth टर्म निकालनी है। जैसे मान लो ये दी हुई है मुझको 5 7 9 11, ये मेरे को AP दी हुई है, ठीक है। अब मुझे इसकी क्या है, nth टर्म निकालनी है। nth टर्म मतलब कोई n टर्म का फॉर्म निकालनी है, वही कोई nth टर्म मतलब कुछ भी हो सकती है। कोई मेरे से मान लो n की वैल्यू कुछ भी दे दे, कोई मेरे से कह दे कि भैया तुम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 22वीं टर्म पता लगाओ। कौन सी टर्म पता लगाओ, 22वीं। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 22 हो गई, ठीक है। 22वीं, कौन सी 22वीं वैल्यू पता लगाओ कि एक ये पहली हो गई, ये पहली वैल्यू हो गई एक, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। इस तरीके से आगे चलते चलते जो 22वीं वैल्यू आएगी इसकी जो यहाँ पे, वो तुम मुझे पता लगा के दिखाओ।
तो आप क्या करेंगे, इसको एक एक जोड़ के आगे तक ले जाएंगे तब आप पता लगाएंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे 5 7 9 11, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 था ना कॉमन डिफरेंस, 7 में 2 गए, 9 में 2 था, तो इसमें फिर 2 जोड़ेंगे। इस तरीके से आगे तक जोड़ते 22 तक जाएंगे तो आप पता लगा लेंगे। लेकिन अगर आपको ये 22 की जगह कोई कह दे कि आपको 318वां नंबर पता लगाना है, ठीक है, ये 1020वां नंबर पता लगाना है आप इस सीक्वेंस का, तो क्या आप 1020 तक जोड़ेंगे? 1020 बार 2 करके जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसका एक फार्मूला होता है हमारा पता लगाने का, Tn = a + n - 1 d। अब इस फार्मूले को समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अगर हमें मुझे कोई nth टर्म पता लगानी है, ठीक है, तो nth टर्म फॉर एग्जांपल मुझे 1020वीं टर्म पता लगानी है इसी सीक्वेंस की, ठीक है, तो t 1020, n की जगह क्या रख लूँगा 1000, तो ये मेरी कौन सी आ गई टर्म 1020वीं टर्म मतलब, ठीक है ना। और ए क्या होता है? ए होता है पहला, सबसे पहला टर्म जो होता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसको कहते हैं ए। तो ये मेरा क्या होता है? ये मेरा ए होता है, ठीक है ना, इसको ए कहते हैं, ये ए। तो ए क्या हो गया यहाँ पे 5। अब मुझे कौन सी n तो वही हो गया 1020वीं टर्म यानी कि 1020 - 1 d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस है, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो 7 कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है इसमें, इंटू 2। तो इसको आप फॉर्मूले में रख देंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको 1020वीं टर्म पता लग जाएगी। तो क्या होगी 1020वीं टर्म? 5 + 1020 में से 1 गया, 1019 बचेगा, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बॉड मास सीखा होगा आपने, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 9 जा 18 और 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, 2 0 0, 2 1 जा 2 और प्लस इसमें 5 ऐड होगा, 5 इसमें ऐड कर देना। 38 में 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 38 में 5 जुड़ेंगे तो बचेगा 9 40 43 2043, ठीक है। तो t 1020 मतलब 1020वीं टर्म क्या आ जाएगी? 2042 आ जाएगी, सॉरी 43 आएगा, ये 38 में 5 जोड़ेंगे 43 आएगा, ठीक है। तो 2043 आ जाएगी, 2043 क्या आ जाएगी आपकी? 1020वीं टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फार्मूले को यूज़ करके बड़े आसानी से कोई भी टर्म पता लगा सकते हैं, आपको कोई भी बोले। इसी जगह से मान लो आपको इसी इक्वेशन की 318वीं टर्म पता लगानी है या T22 पता लगानी है तो आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो T22 मान लो इसकी मुझे 22वीं टर्म पता लगानी है, क्या आएगी? तो 22वीं टर्म कैसे लगाएंगे? सिर्फ क्या रख देना है, n की जगह 22 रख देना है। तो 22 a प्लस फार्मूला क्या है? n - 1 d, ये है, ठीक है। ये तो Tn क्या है? a + n - 1 d, ये फार्मूला है। n की जगह 22 रख देना है, हर जगह n की जगह 22 रख दिया। a मुझे पता ही है 5 है, पहली टर्म क्या है? 5 है ना। तो 5 + 22 - 1 d क्या है? पता ही है 2, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, 2। तो 5 + 21 × 2 यानी कि 5 + 2 × 2 2 2 4 42 यानी कि 2 × 2 हाँ 5 5 47, ठीक है, 47 आ गई मुझे, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से दो दो करके जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि 11 में मैंने 2 जोड़ा 13 आ गया, फिर 2 जोड़ा 15 आ गया, फिर 2 जोड़ा 17 आ गया। इस तरीके तक मुझे 22वीं टर्म तक जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं सीधा इस फार्मूले को यूज़ करके पता लगा सकता हूँ कि मुझे कौन सी टर्म जो भी पता लगानी है। इसी तरीके से 318वीं टर्म भी पता लगा सकते, जो मर्जी चाहें वो टर्म पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे यही AP हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।